क्या हालचाल भाई? आज देख पा रहे हैं डेस्कटॉप पे? आज भाई आप देख पा रहे हैं क्या डेस्कटॉप पे? नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हालचाल? शुरू करें क्लास? शुरू करें? देखो, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो एक्चुअल में लिखा तो हाँ है, तो ईएफएम में भी लाइव है, दोनों में लाइव है। नमस्ते जी। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ कहीं ऐसा नहीं हो वहां से जो है वो। शुरू करें? हाँ जी। तो हम आज शुरू करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो, वैसे तो ये टॉपिक जो है वो आपके लिखा तो नहीं गया है, लेकिन ये जो है ये आपको पूरा एफएम समझने में आपको मदद करेगा। पूरे ओवरऑल जो आपकी जितनी भी एफएम चलेगी उसके अंदर ये जो है ये आपके काम आएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ के चलना होगा। सबसे बेसिक जो बात कही है इसके अंदर, एफएम के अंदर, एफएम ये मानता है कि समय के साथ पैसों की वैल्यू जो वो चेंज होती है। अगर कोई पैसे जो है वो आज जैसे 1,000 रुपये है, ये आज जो भी है हम उसको जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। जीरो मतलब कि आज, और एक से रिप्रेजेंट करेंगे मतलब कि फर्स्ट ईयर के एंड पे।
आज के 1,000 रुपये और 1 साल बाद के 1,000 रुपये जो वो इक्वल नहीं है, हम ऐसा मानेंगे। तो उसका कारण क्या है? हम मानते हैं कि समय के साथ जो पैसा है उसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज हो जाती है। आज हम 1,000 रुपये में जितनी चीज़ खरीद पाते हैं, 1 साल बाद हम उतनी जो है वो चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे। रीज़न क्या होगा? क्योंकि ये 1,000 रुपये अगर आप कहीं पे भी जो है बैंक के अंदर भी दोगे मान लीजिए, तो भी मान लीजिए 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो ये 1,000 पहले और 100 रुपये ब्याज के मिला के ये 1 साल में कितने बन जाएंगे? 1,100 रुपये। क्लियर है? तो अभी हमें जो है वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो समझना है वो ये समझना है कि ये जो है ब्याज और ये किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं, इन सब के बारे में। ये जो है यहाँ हम अच्छे से समझ लेंगे, ताकि जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग वगैरह, उस वक्त प्रेजेंट वैल्यू वगैरह जब नाम लेंगे तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि भाई ये जो है प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट होती है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई ब्याज जो है वो कितने होते हैं? 2 तरीके के ब्याज होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और एक जिसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? साधारण ब्याज। देखो इसमें क्या होगा? ब्याज हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पर कैलकुलेट होता है। यहाँ जो है वो क्या होता है? स्पेसिफाइड समय के बाद उस समय तक का ब्याज प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। नेक्स्ट ब्याज जुड़े हुए अमाउंट पर कैलकुलेट होता है। समझिएगा, सिंपल सही कॉन्सेप्ट है। देखो कैसे कि भाई मेरे पास जो है वो मान लीजिए 1,000 रुपये है, और ये मैं बैंक में लेके गया। ये मेरी बैंक है, इस बैंक पे गया और मैंने कहा बैंक बता भाई कितना जो तुम ब्याज देते हो। उन्होंने कहा कि हम जो वो क्या करते हैं 10% पर एनम जो वो ब्याज देते हैं। हमने कहा ये पर एनम का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि 1 साल का जो 10% देंगे। हमने कहा अच्छा 6 महीने अगर रखेंगे तो? उन्होंने कहा 6 महीने कितना टाइम हुआ? हमने कहा कि आधा साल। तो उन्होंने कहा कि आधा ब्याज मिलेगा। हमने कहा 9 महीने रखा तो? उन्होंने कहा कितना समय हुआ? हमने कहा 3/4 साल हुआ। तो उन्होंने कहा कि 3/4 मिलेगा, मतलब कि 7.5% मिलेगा। तो पर एनम का मतलब ये है कि ये 1 साल की रेट ये है, अगर इससे कम है तो प्रोपोर्शनेटली रेट जो वो चेंज हो जाएगी। हमने कहा ठीक। हमने कहा कि भाई ये 1,000 रुपये है, जमा कर दो। उन्होंने कहा ठीक है। पहला साल हुआ। हमने कहा कितना ब्याज हुआ? उन्होंने कहा कि 100 रुपये। हमने कहा कैसे कैलकुलेट किया? उन्होंने कहा 1,000 पे 10% के हिसाब से 100 रुपये हो गए। सेकेंड ईयर आया, हमने फिर पूछा कि कितना ब्याज हुआ? उन्होंने कहा कि 1,000 रुपये 10% के हिसाब से 100 रुपये। हमने फिर तीसरे साल भी रखा पैसा, और उसने कहा कि 100 रुपये ब्याज के। क्लियर है? फिर हमारे दिमाग में आया कि यार ये तो हमारे साथ चीटिंग हो रही है। हमने कहा कैसे? तो देखो अगर यही 1,000 रुपये हम उसी बैंक से पूछते कि रेट क्या है, उन्होंने कहा कि 10% है। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि पहला साल हुआ, हम गए उसके पास, पहला साल खत्म होते उन्होंने कहा कि ब्याज
हमने पूछा कि भाई ब्याज कितना हुआ, उन्होंने कहा कि ब्याज हुआ 100 रुपये, 100 रुपये। हमने कहा ठीक है, ये 100 रुपये और जो मेरे 1000 रुपये मैंने लगाए हैं, मेरे टोटल पैसे कितने हुए? उन्होंने कहा कि ये 100 रुपये और आपके 1000 आपने लगाए थे, टोटल आपके 1000 और 100 हो गए 1100। हमने कहा मेरे को ये विड्रॉ करना है, हमको हमने बोला कि ये पैसा हमें क्या करना है, विड्रॉ करना है। उन्होंने कहा कि आपका पैसा विड्रॉ करो। हम विड्रॉ करके आए 31 मार्च को। नेक्स्ट साल के पहले ही दिन 1 अप्रैल को गए और उनको कहा कि भाई ये 1100 रुपये मेरे डिपॉजिट करवाने। बैंक वाले ने कहा कि भाई कल तो तुम पैसा विड्रॉ करके लेके गए थे, आज वापस जमा करवा रहे हो, इसका क्या कारण? उन्होंने कहा कि मैं समझाऊंगा आपको। दूसरा साल खत्म हुआ, अब हमने पैसे कितने जमा करवाए? 1100 रुपये जमा करवाए। हमने कहा कि अब बैंक बता ब्याज कितना हुआ? उन्होंने कहा कि 1100 रुपये 10% के हिसाब से जो वो आपके हो गए इस पे 110 रुपये। हमने कहा ठीक है, पूरा पैसा लेके आओ। 1100 हमने लगाए थे, ये 1100 रुपये और 110, हमारे टोटल पैसे हो गए 1210 रुपये। पकड़ा हुआ इधर। उन्होंने कहा कि ये लीजिए आपके पैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थर्ड ईयर आया, उस दिन विड्रॉ किया, उससे नेक्स्ट दिन पूरे 1210 जमा करवाए। 1210 पे 10% के हिसाब से ब्याज बना 121 रुपये। क्लियर? तो यहाँ टोटल जो है वो पैसा कितना बना है? यहाँ 1000 रुपये और 3 साल का ब्याज मिला के टोटल 1300 रुपये बने। यहाँ जो है वो 1000 रुपये या यूं समझ लीजिए 1210 इस साल के अंत में जमा करो, इस साल के शुरुआत में जमा करवाए थे और 121 रुपये ये और ब्याज के मिल गए। टोटल पैसे कितने हो गए? 1331, 1331 रुपये जो है वो बने। समझ पा रहे हो बात? तो यहाँ जहाँ 1300 रुपये ही ब्याज मिल रहा था, वहाँ यहाँ कितना हो गया? 1331 रुपये। कारण क्या है? कुछ भी नहीं, हमने क्या किया, सिंपल सा एक काम किया कि एक टाइम के बाद पैसा जो विड्रॉ करके उतना ब्याज जो है उसको वापस जो है वो उसके ऊपर जो है वो हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए लगा दिया। इसका नाम जो हिंदी में बोला जाता है चक्रवृद्धि, या इंग्लिश में बोले तो कंपाउंड। मतलब कि एक टाइम के बाद क्या हो जाता है? कंपाउंडिंग हो जाती है। मतलब कि एक समय के बाद जो ब्याज का पैसा है वो क्या हो जाता है? उसके प्रिंसिपल में जुड़ जाता है। बैंक वालों ने समझा ये चीजें और बैंक ने कहा कि यार फिर बार बार तुम विड्रॉ मत करो, हम एक काम करेंगे, एक स्पेसिफाइड टाइम बता देंगे, जैसे 1 साल का है तो 1 साल के बाद में तुम्हारा जो है जितना भी पैसा बनेगा, 1 साल के बाद में जैसे जितना भी तुम्हारा इंटरेस्ट का पैसा बनेगा ना, वो हम तुम्हारे प्रिंसिपल में जोड़ देंगे और नेक्स्ट पीरियड के अंदर जो वो हम उस पूरे अमाउंट पे क्या करेंगे, हम जो आपको ब्याज देंगे। हमने कहा अच्छा। उन्होंने कहा कि अब आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं। तो सिंपल सा तरीका क्या होता है, अगर यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है तो आप क्या करते हो? यहाँ जो वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइड बाय 100। वैसे रेट का परसेंटेज का साइन जब हटाते हैं तो डिवाइड में वैसे ही 100 जो वो लग जाता है। जैसे 3 साल है तो 3 साल का ब्याज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि आपने 1000 रुपये लगाए, उस पर 3 साल का ब्याज कितने परसेंट से? 10% से, मतलब कि 10/100। तो सीधा कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? 300 रुपये। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब यहीं पर अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या होता है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? यह इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। यह इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका होता है फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू मतलब ये जैसे 3 साल है तो 3 साल के अंत में वैल्यू कितनी हुई, उसमें से पैसा कितना लगाया था वो हटा दीजिए तो आपका क्या बनेगा? ब्याज बनेगा। हमने कहा ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r⁻t, ये जो है फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, माइनस प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हो। हमने कहा ये कैसे किया? तो उन्होंने कहा देखो, आपने 1000 रुपये जमा करवाए, 10% रेट है तो ये हो गया 1+10/100 और समय कितना है? 3 साल और माइनस आपके 1000 रुपये जमा हुए। क्लियर? तो ये कितना हो गया? 1000 इंटू, ये इनका लसअप ले लोगे तो ये आ जाएगा 1.1 की पावर 3 माइनस 1000। ये कितना हो जाएगा?
1000 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 माइनस 1000। तो देखो आपकी कैलकुलेशन सीधी बनती है। 1000 इंटू 1.1 कितना हुआ, पहले साल के अंत में कितना हो गया था, 1100 रुपये। क्लियर है। 1000 इंटू 1.1 इंटू 1.1 करो, आपका कितना हो जाता है, 1210 रुपये। क्लियर है। दूसरे साल के अंत में पैसा कितना बना था, 1210, और 1000 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 करो, कितना हो जाता है, 1331 रुपये। एक क्वेश्चन आपसे पूछूं मैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टेट्स जब पढ़ते हो तो उसके अंदर कौन सा जो एवरेज है, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। स्टेट्स में जब पढ़ते हो आप, तो स्टेट्स के अंदर पढ़ते हो तो उस केस के अंदर आप एवरेज कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं कि भाई अर्थमेटिक मीन आप कैलकुलेट करते हो राशियों के योगफल बटा राशियों की संख्या, समेशन ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स। मीडियन होता है, मोड होता है, और जियोमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है। ये अर्थ जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी को कुछ आइडिया। किसी को कुछ आइडिया हो तो बताइए भाई। सीधा लिख दीजिएगा, अगर जैसे अर्थमेटिक मीन है तो AM, हार्मोनिक मीन है तो HM। कुछ आपको अंदाजा आ रहा है। स्टेट्स में जब पढ़ते हैं तो मैं आपको, अगर स्टेट्स पढ़ेंगे तो उसके इसके अंदर मैं आपको वापस जो है वो ये याद दिलाऊंगा, ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जियोमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट करता है। वहां पर फॉर्मूला देखेंगे तो अपन बताएंगे कि ये जियोमेट्रिक मीन को जो वो क्यों रिप्रेजेंट करता है। भाई आंसर कैसे नहीं दे रहे हो, कुछ भी दो, गलत दो, सही दो, जैसा भी दो, तुक्का मारो, जो भी करो, कुछ तो है वो आंसर दो। रीजन क्या होता है कि आप कुछ आंसर देते हो, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, दोनों ही केस के अंदर आपके वो जो है वो मेमोरी के अंदर सेव होता है, मतलब कि आपके माइंड के अंदर जो सेव हो जाता है। समझ पा रहे हो बात, क्लियर है। यहाँ तक की बात समझ आई क्या आपको, क्लियर है। आज के टाइम में जो सिंपल इंटरेस्ट है ये जो है वो बहुत कम चलता है, इसका इतना ही पढ़ा जाता है। नॉर्मली जो चलता है वो कौन सा चलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही चलता है। समझ पा रहे हो बात। तो भाई ये जो कंपाउंडिंग वाला है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट, ये जो है वो हम जियोमेट्रिक मीन के अंदर भी ऐसा ही देखेंगे, वहां पर बताएंगे भी कि ये जो जियोमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट है वो कंपाउंडिंग के अंदर लगता है। वहाँ ये भी देखेंगे कि किस कारण जो वो ये कंपाउंडिंग के अंदर लगता है। क्लियर है। देखो आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे 6 7 के अंदर, आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, मिश्र धन, अगर हिंदी मीडियम है तो उस केस के अंदर मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 + r⁻T। और यहीं पर अगर आपको मूलधन कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करते हो, मिश्र धन डिवाइड बाय 1 + r⁻T। क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो ठीक है भाई, फिर तो बहुत बढ़िया है।
क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? अगर इसी को अगर हम इंग्लिश में लिखे तो कैसे लिखते हैं? फ्यूचर वैल्यू। मिस्र धन की जगह हम क्या लिखते हैं? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r⁴ और प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है? फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1+r⁴ भाई जो भी क्लास देख रहे हो, अगर आपके पास जो है वो डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे ही देखिएगा, ताकि क्या होता है ये जब क्लास छोटी हो जाती है, अगर कमेंट वगैरह के केस के अंदर आप कुछ भी लिखना चाहे, टाइप करना चाहे, तो ये क्लास जो है वो उसकी स्क्रीन साइड में हो जाती है, तो वो जो है वो आपके दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब समझिएगा, ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर हमें देखो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कंपैरिजन करना हो तो हमें क्या करना होगा? सबको इक्वल करना होगा। जब सब इक्वल होंगे तभी जो हम कंपेयर कर पाएंगे। जैसे हमने कल भी एक बात की थी शुरुआत के अंदर कि भाई एक जैसे किसी स्टूडेंट के जो वो 8 नंबर आए हैं 10 में से, और किसी के जो वो 92 मार्क्स आए हैं अगर 1000 में से, तो ये दोनों कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि इसका टेस्ट जो वो 10 नंबर का है और इसका टेस्ट जो वो 1000 नंबर का है। तो ये कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि भाई इसके 92 नंबर आ गए, इसके बेचारे का 8 ही आए, तो ये जो है वो इंटेलिजेंट है। नहीं, इसका टेस्ट 10 का है, इसका टेस्ट जो है वो 1000 का। तो हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करने के लिए एक जगह पे लाते हैं कि भाई अगर टेस्ट 100 का होता तो कितने मार्क्स आते हैं, और फिर जो हम कैलकुलेट करते हैं। वैसा वैसा हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं कि समय के साथ पैसों की वैल्यू जो वो चेंज होती है। तो कोई पैसा अगर 0 ईयर में 1000 रुपये है और 1 साल बाद उसके जगह आपको 1100 रुपये दिए जाए, या दूसरे साल के अंत में आपको 1210 रुपये दिए जाए, या तीसरे साल के अंत में आपको 1331 रुपये दिए जाए, तो ये जो है वो सारे के सारे अमाउंट बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आज का पैसा है, ये 1 साल बाद का पैसा है, ये 2 साल बाद का पैसा है, ये 3 साल बाद का पैसा है। ये आज ही पैसा मिल जाएगा तो इस 1000 रुपये का आप कहीं इन्वेस्ट करोगे, कुछ भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट मिलके ये 1000 रुपये नहीं रहेगा, 1 साल बाद कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगी। या यूं कहें 1 साल बाद जो 1100 रुपये है उसकी आज की वैल्यू 1100 रुपये नहीं है, ये जो है ये क्या है, 1 साल बाद की वैल्यू है। ये जो है ये क्या है, 1 साल बाद की वैल्यू है। तो इनको क्या करना होगा, सबको एक जगह पे लाना होगा। इन सबको क्या करना होगा, जो भी कैश फ्लो उनको क्या करना होगा, एक जगह लाना होगा, तभी जो हम कंपेयर कर पाएंगे। क्लियर है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई 1 साल बाद 1100 रुपये है, इसके आज की वैल्यू क्या है, सबको क्या करते हैं हम जीरो वैल्यू पे लेके आते हैं। ये 2 साल बाद के 1210 रुपये, इसकी आज की वैल्यू क्या है। 3 साल बाद 1331 रुपये, इनकी आज की वैल्यू क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यही कैलकुलेट करते हैं। समझिएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1100 रुपये क्या है, फ्यूचर वैल्यू है, डिवाइड बाय, जैसे रेट जो है वो दे रखा है 10%, रेट जो है वो 10% या 15% कर लेते हैं। रेट जो है वो मान लीजिए 15% है, तो हम क्या कहेंगे, डिवाइडेड बाय 1.15 की पावर 1। क्यों? क्योंकि एक बार डिवाइड करोगे तो एक पीरियड जो वो आगे आ जाएगा, तो पहले साल के अंत से कहाँ आ जाएगा, आज के टाइम में आ जाएगा। दूसरे साल के अंत में जो 1210 रुपये पड़े हैं, उनकी अगर आज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, 1.15 की पावर 2 कर देंगे। एक बार करोगे 1.15 से भाग, तो ये दूसरे साल से कहाँ पहुंच जाएगा, दूसरे साल के अंत से पहले साल के अंत में, और फिर एक बार और भाग दोगे तो पहले साल के अंत से ये आज की डेट पर पहुंच जाएगा। ये जो आपके 1331 रुपये, इसमें क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 1.1 की 1.5 की पावर जो है वो 3 कर दोगे। एक बार भाग दोगे तो दूसरे साल के अंत में पहुंच जाएंगे, दूसरी बार करोगे तो पहले साल के अंत में, और तीसरी बार जब करोगे तो ये आज की वैल्यू आ जाएगी। जब ये कैलकुलेट करोगे, जैसे ये आप कहते हैं 869 756 और 657। क्लियर है? ये सारे के सारे जो इनकी आज की वैल्यू है। समझ पा रहे बात? आज की वैल्यू का मतलब क्या है, ये जो प्रेजेंट वैल्यू इसका मतलब क्या है, समझिएगा। हम क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, मिश्र धन माइनस मूलधन। क्लियर है?
समझ पा रहे हो बात भाई? इंटरेस्ट का मतलब ये है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहोगे? माइनस प्रेजेंट वैल्यू, और ये इस साइड में आ जाएगा, तो क्या करोगे? इंटरेस्ट माइनस फ्यूचर वैल्यू। और ये माइनस वाले साइन हटाने के लिए आप क्या कर दोगे? सारों को साइन उल्टे कर सकते हो एक साथ। तो आपने क्या कर दिया? ये फ्यूचर वैल्यू सॉरी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू प्लस का हो जाएगा, और ये इंटरेस्ट का हो जाएगा। तो आपकी जो आगे की वैल्यू है, इसमें से अगर इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटा दे, अगर इसमें से 1100 रुपये में से, भाई 1100 रुपये 1 साल बाद है, तो आज अगर आप क्या करो, उसकी जगह 1100 रुपये की जगह आज आप 869 डिपॉजिट करो, तो 1 साल बाद वो कितने बन जाएंगे? 1100 रुपये बन जाएंगे। हमने कहा कैसे बन जाएंगे? 869 1 साल बाद 1100 कैसे बन जाएंगे? उन्होंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हमने कहा 15% है। तो उन्होंने कहा देखो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r⁻⁻t। तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करो। आपके पास अगर आज है 869 रुपीज, ये रहे आपके 859 रुपये 69 रुपये इंटू 1.15 तो ये कितना आ जाएगा आपका? 869 इंटू 1.15 इंटू, तो ये आपका आ गया 1000 रुपये ना। 999.35 आता है, वो फ्रैक्शन की वजह से एरर आता है। क्लियर है? उसके बाद में जैसे आपने कहा कि दूसरे साल के अंत के 1210 रुपये, उन्होंने कहा दूसरे साल के अंत के 1210 रुपये और आज के 756 रुपये जो बराबर है। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा आज आपके पास अगर 756 रुपये है, मान लीजिए आज अगर आपके पास 756 रुपये है, तो उसको क्या कर दो? गुणा कर दो 1.15 की पावर 2 से कर दो, 2 साल का ब्याज मिलेगा। हमने कहा, तो उन्होंने कहा करो 756 इंटू 1.15 इंटू 1.15। सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, ये कैलकुलेशन गलत कर दी मैंने। 1210 भाग 1.15, ये जो है वो 914 है, और ये जो है वो 1331 डिवाइड बाई 1.15 डिवाइड बाई 1.15 डिवाइड बाई 1.15, ये जो है वो 875 है। कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक कर दी थी, वो 1000 के हिसाब से कर दी थी पूरी। तो उन्होंने कहा कि आज के अगर 914 रुपये हैं, ये जो है 2 साल बाद कितने बन जाएंगे? 1210 रुपये। हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि ये लो 914, और 1 साल का ब्याज मिलेगा आपका, ये 1 साल का ब्याज 1.15, और ये दूसरे साल का ब्याज 1.15, कितने हुए? हमने कहा कितने हुए बताओ भाई? तो उन्होंने कहा कि 1.15। एक और दो, ये 1208 1209 बता रहा है, ये 1210, क्योंकि वो पॉइंटों की वजह से 1200, ये 914 नहीं था, 914 पॉइंट कुछ ऐसा था। हमने कहा कि ये जो आज के 875 है ना, ये 2 साल 3 साल बाद 1331 रुपये बन जाएंगे। उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा चेक कर लो, ये 875 है, पहले साल का ब्याज मिलेगा, दूसरे साल का मिलेगा, और तीसरे साल का मिलेगा। 875 इंटू 1.15 इंटू 1.15 इंटू 1.15, ये 1331 रुपये। यहाँ तक के पॉइंट के अंदर कोई डाउट हो तो बताइए भाई। ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर ये समझ आया तो फिर आपको एफएम के अंदर जो है वो कोई भी तरीके की तकलीफ नहीं आएगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही देखने रहेंगे, कैलकुलेशन जो आपकी सारी समझ आ जाएगी। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए। बताओ भाई, यहाँ तक का डाउट है कोई तो बता दीजिए। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? तो भाई अब समझिएगा, इससे क्या होता है, ये हमारे काम कब आएगा? हमारे काम ऐसे आएगा कि भाई हम कोई भी जगह आगे इन्वेस्ट करेंगे, अगर मान लीजिए कोई भी बिजनेस इन्वेस्ट करेंगे, जैसे
मान लीजिए आपने कहा कि भाई अपन जो क्या करेंगे, मान लीजिए रेस्टोरेंट जो ओपन करेंगे, क्लियर है, छोटा सा रेस्टोरेंट और कैफे टाइप का ओपन करेंगे। उसके अंदर मान लीजिए 5 लाख रुपए जो वो हमारे जाएंगे, क्लियर, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। और इस रेस्टोरेंट को मान लीजिए हम 5 साल चलाएंगे, पर्टिकुलर जैसे 5 साल के लीज के हिसाब से ही हमने किया है, 5 साल लीज के हिसाब से चलाएंगे। और हमें जो वो इसका पैसा मिलेगा 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख और 1.5 लाख और 1.5 लाख, क्लियर है। सीधे देखें अगर एब्सोल्यूट टर्म के अंदर, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई 5 लाख लगे, कितना मिला, 1 2 3 4 5 और 6, हमें 6 लाख मिला। वाह, 5 लाख लगा के 6 लाख मिल रहा है, बहुत फायदा है, कर लेते हैं। क्या ऐसा कर देना चाहिए क्या? नहीं। ये 5 लाख रुपए जो लाए होंगे ना, वो कहीं से फ्री मिले हैं क्या हमें? नहीं, ये हमने कहीं से पैसा लिया होगा, समझ पा रहे हो बात। और ये जो 5 लाख है और ये जो 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख जो है, ये आपस में कंपेरेबल नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि ये तो जा तो रहा है आज, और ये मिलेगा पहले साल के अंत पे, ये मिलेगा दूसरे साल के अंत पे, ये तीसरे के, ये चौथे के और ये पांचवे के। ये समय अलग है, इस वजह से इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इन सबको एक जगह पर लाना चाहिए। वो कैसे? कि ये 1 लाख जो है वो 1 साल बाद है, तो इसकी आज की वैल्यू जो वो क्या है, इसके आज की वैल्यू जो वो क्या है, इसके आज की वैल्यू जो वो क्या है, इसके आज की वैल्यू जो वो क्या है, और इसके आज की वैल्यू जो वो क्या है, ये सब कैलकुलेट कर लोगे। और फिर अगर आपका प्लस आता है तो उस केस के अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने जो पैसा उठाया वो 10% ब्याज पे उठाया है, या फिर आपकी कॉस्ट जो लग रही है इस 5 लाख के लिए वो 10% लग रही है। अब कई बार हमारे दिमाग में आता है कि सर पैसा तो मेरी जेब में ही पड़ा था, भाई 5 लाख मेरी जेब में पड़ा था, फिर तो मेरी कोई कॉस्ट लगी ही नहीं, मैंने तो घर का पैसा लगाया। ऐसा नहीं है भाई, ये पैसा आपकी जेब में पड़ा था, तो पहली बात तो आप बेवकूफ़ है, जेब में रखे ही क्यों? आपको ये बैंक में जमा करवा देते, बैंक में जमा करवाते तो कुछ तो मिलता, मान लीजिए 8% मिलता। अब वो 8% आपका मिलना बंद हो जाएगा, वो भी तो आपकी कॉस्ट ही है, समझिएगा। मान लीजिए इस घर के अंदर जिसके अंदर हम रह रहे हैं, ये घर जो है वो किराए पे चढ़ा रखा है और उससे महीने के 40,000 रुपये किराए आ रहे हैं। अब मैं बिजनेस करूंगा तो क्या इन 40,000 को कंसिडर करूंगा क्या? अगर इसी घर के अंदर मैं बिजनेस करूंगा, सीधी सी बात है, क्योंकि जब बिजनेस करूंगा तो ये 40,000 आने बंद हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से मेरा क्या है, एक तरीके से नुकसान है, समझ पा रहे हो बात। नुकसान ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा जाना ही नुकसान है, अगर कोई पैसा आने से रुक जाए तो भी वो हमारे लिए क्या है, नुकसान है। उसे हम क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो वो कंसिडर करेंगे। तो ये 5 लाख, अब इस वजह से कभी ये मत सोचना कि हम एफएम के अंदर कह रहे हैं कि हमने पैसा जो उधार लिया, अगर पैसा हमारे पास ही पड़ा होता तो तब तो हमें ये करने की जरूरत ही नहीं, तो भी करना होता। क्यों? क्योंकि ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट करते और वहां इन्वेस्ट करते तो हमें कुछ मिलता, जो कि मिलना अब बंद होगा, क्लियर है। तो मान लीजिए आपके 10% रेट है, तो आप क्या कहोगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.10, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.10 के पावर 2, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.10 पावर, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 4, ये हो गया आपका 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 5। अब ये सब करने के बाद में, कैलकुलेशन करने के बाद में, अगर आपको लगता है कि हाँ ये प्लस है, ये सौदा फायदे का है, तो उस केस के अंदर जो आपको ये करना चाहिए, अदरवाइज जो वो नहीं करना चाहिए। तो कैसे करोगे? 1.1 90909 826447513 1। अच्छा, ये 1.5 लाख है ना?
1,50,000 और 1,50,000, 1.1, 1 2 4, 1,02,452 रुपये और 93,138 रुपये। क्लियर है? पैसा टोटल गया कितना आपका? 5 लाख, और बदले में पैसा आया कितना, इसकी टोटल कर दो तो आ गया आपका 90,90,9 प्लस 82644 प्लस 75131 प्लस 102,452 प्लस 93,138, ट्रिप 444,274। कि भाई 5 लाख लगा के बदले में हमें मिला कितना है? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 4,44,274 रुपये। तो क्या हमें ये बिजनेस करना चाहिए क्या? जाहिर सी बात है, नहीं करना चाहिए। समझ पा रहे बात? क्लियर है भाई यहाँ तक की बात? क्या ये बात आपको समझ आ रही है? एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ। देखो यहाँ तक का, देखो हमने क्या कहा कि भाई एफएम मानती है कि समय के साथ पैसों की वैल्यू जो वो चेंज होती है। इस वजह से हम जो ये क्या होते हैं, इंटरेस्ट वगैरह जो है इसकी कैलकुलेशन वगैरह देखते हैं। तो ज़रूरी है कि हम क्या करें, पहले इंटरेस्ट को समझ लें, और इंटरेस्ट को समझने के लिए जो हम ये करेंगे सारा का सारा ये काम कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो सरल ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या होगा, एक समय के बाद इंटरेस्ट है जो प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा और उसके ऊपर भी आगे इंटरेस्ट मिलेगा। इस वजह से यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन इंटू 1 + r⁻⁻t, और वहां पर बनता है सीधा जो है वो ब्याज बराबर एग्जाम में। देखो कैलकुलेशन तो नहीं आएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है। समझिएगा, जैसे अगर अब आगे जो है ये जो हम बता रहे हैं आगे, ये जो एक एग्जांपल हम कर रहे थे वो एक एक्चुअली एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है। तो यहाँ पता होना चाहिए आपको कि किस तरीके से वहां पर होते हैं। तो उस केस के अंदर वो आपको क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर या इस तरीके से कुछ देते हैं, या इसी का थ्योरी बना के भी क्वेश्चन जो वो पूछा जा सकता है। क्लियर है कि भाई फॉर्मूला कौन सा होगा इस तरीके से, या इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किस तरीके से की जाएगी, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो अब समझिएगा, तो हम क्या करते हैं, ये इस तरीके से करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला बनता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻⁷ और इस वजह से प्रेजेंट वैल्यू जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इधर भाग में चला जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁻⁷ तो इसके हिसाब से हम जो है क्या करते हैं, सारा कैलकुलेशन जो आगे इसी के हिसाब से करते हैं। तो हमने मान लीजिए एक एग्जांपल लिया था कि भाई एक जो है कोई बिजनेस है, वो अपॉर्चुनिटी आई है जिसके अंदर जो हम क्या कर सकते हैं, 5 लाख रुपए लगा के शुरू कर सकते हैं। उसमें पैसा मिलेगा पहले साल के अंत में 1 लाख, दूसरे साल के अंत में मिलेगा 1 लाख, तीसरे साल के अंत में मिलेगा 1 लाख, चौथे साल के अंत में मिलेगा 1.5 लाख, और पांचवें साल के अंत में मिलेगा 1.5 लाख। तो हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो हमारा पहली बात आती है कि ये जो पैसा है, ये 0 ईयर पे, ये 1 ईयर पे, ये 2 ईयर पे, ये 3 ईयर पे, ये 4 ईयर पे, ये 5 ईयर पे। तो हम कहते हैं कि भाई ये पैसा जो कंपेरेबल नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो 1 साल बाद की वैल्यू है, तो इसमें कुछ पैसा तो प्रिंसिपल का और कुछ पैसा इंटरेस्ट का है। समझिएगा, ये आज की वैल्यू है, इसमें कुछ भी इंटरेस्ट है क्या? नहीं। इसमें क्या है, प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। इसमें क्या है, प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। इसमें भी क्या है, प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। इसमें क्या है, प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। इसमें क्या है, प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। प्रिंसिपल अमाउंट का कंपैरिजन, प्रेजेंट वैल्यू का कंपैरिजन, मूलधन का कंपैरिजन मूलधन के साथ किया जा सकता है। तो इसमें से क्या करना होगा, इंटरेस्ट का पार्ट जो वो हटाना पड़ेगा। तो इसकी क्या करनी होगी, प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना होगा या प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सीधा सा फॉर्मूला है कि भाई मिश्र धन बराबर जो है वो मूलधन इंटू 1/1 प्लस दर की घात समय। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन भाग 1 + r⁻⁷ इस तरीके से।
तो ये पहले साल के अंत पे है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.1। दूसरे साल वाले में करनी है 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 2। तीसरे साल का 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 4 और 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 5। समझ आ रही बात? तो ये इस तरीके से हम करते हैं। अब अगर हम देखें पूरा का पूरा जो ओवरऑल देखें तो किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। ये एक्चुअली जो अगला हमारा जो टॉपिक हम लेंगे ना, कैपिटल बजटिंग। अगर आपने ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ सीख लिया तो उसके बाद में उसके अंदर जो है वो कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब कि वो सिर्फ फिर एक तरीके से थ्योरी ही बचेगा। समझिएगा। कैश फ्लो जो भी होते हैं, मतलब कि पैसे का आना और पैसे का जाना, कैश फ्लो को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। ठीक है, पैसा आना या पैसा जाना। अब क्या हो सकता है, या तो कैश फ्लो कैसा हो आपका, सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो कैसे कि आज मेरे पास 1 लाख रुपए है, ये मैंने जमा करवा दिए, 3 साल बाद ये पैसा कितना बनेगा, तो वो क्या है, सिंगल कैश फ्लो कि एक बार आपने जमा करवाया उसका कितना पैसा बनेगा। या फिर आज आपने 5 लाख का लोन दिया लिया है और उसे 4 साल बाद आप चुका दोगे, तो वो क्या है, सिंगल कैश फ्लो, एक बार पैसा लिया और एक बार वापस पैसा उसको दे दोगे। क्लियर। या फिर क्या हो सकता है कि मल्टीपल कैश फ्लो, बहुत सारे जो वो कैश फ्लो हो। मल्टीपल कैश फ्लो किस तरीके से कि भाई आज मैंने जो पैसा लिया 5 लाख रुपए, गाड़ी जो है वो ली है और उसके ऊपर जो लोन करवाया 5 लाख रुपए का, जिसका पैसा मैं हर महीने इंस्टॉलमेंट के रूप में दूंगा। तो उस केस के अंदर क्या है, पैसा लिया एक बार है और फिर जो मैं पेमेंट जो बार 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 कर रहा हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, मल्टीपल कैश फ्लो वाला का जो है वो कैटेगरी में आएगा कि भाई पैसा जो बार बार आ रहा है जा रहा है। क्लियर है। इस मल्टीपल कैश फ्लो में भी दो चीजें हो सकती है। डेफिनाइट पीरियड और इनफाइनाइट पीरियड। डेफिनाइट पीरियड और इनफाइनाइट पीरियड, मतलब कि एक तो जहां पर आपको पता है कि कितने समय के लिए, और एक ऐसा है कि जिसमें आपको समय का पता नहीं। इसमें हो सकता है दो केस बनते हैं, एक बार ये साथ साथ जो बना दीजिएगा, फिर एक एक को साथ लेंगे। इक्वल अमाउंट विथ इक्वल इंटरवल या फिर अदर। और इनफाइनाइट वाले केस को हम क्या कहते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। ये जो है इक्वल इंटरवल की, इसको दो तरीके से कहा जाता है। इसे जो है एक्चुअली ये जो है ये क्या कहलाती है, एन्युटी कहलाती है, जो कि दो तरीके की हो सकती है। एन्युटी एट बिगिनिंग, या एन्युटी एट एंड। एक बार ये लिख दीजिए, फिर इसको एक एक को डिस्कस करते हैं।
लिख के भाई ओके लिख दीजिएगा, ताकि पता चल जाए कि हाँ लिख चुके हो यहाँ तक। लिख चुके हो यहाँ तक? अरे लिखो भाई, कितना टाइम लगाओगे? क्लियर है? क्लियर है, लिख चुके हो? भाई देखो, बिजनेस के अंदर कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है और कौन से प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है, ये अगर किसी ने एफएम नहीं भी पढ़ी है तो भी आपसे पूछा जाएगा ना, तो आप आंसर जो वो सही से दे पाओगे अगर आपकी कैलकुलेशन आपको पता चल गई कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। समझ आ रही बात? कि भाई 5 लाख रुपए लगे, यही ये पैसा मिला, ठीक है, और उसके बाद में आपसे पूछा गया कि भाई जो पैसा है उसके ऊपर जो 10% ब्याज लगता है, तो क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे तो आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा पता कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड जो है उसमें, उस बिजनेस को करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको 3 लाख रुपए का, और पैसा मिलेगा आपको कैश इनफ्लो होगा आपका फर्स्ट ईयर के एंड पे 1 लाख मिलेंगे, सेकंड ईयर के एंड पे आपको 1,10,000 मिलेंगे, और थर्ड ईयर के एंड पे आपको 1,40,000 मिलेंगे। क्या आपको ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करते हो तो आपको क्या फायदा है या क्या नुकसान है? इस प्रोजेक्ट को करने में आपको फायदा है या नुकसान है? और है, फायदा है तो कितने का है, नुकसान है तो कितने का है? फायदा अगर आपके हिसाब से है तो आप जो है वो प्लस लिख दीजिएगा कितने का है, और नहीं तो माइनस लिख दीजिए। कैलकुलेटर किस किस के पास है या नहीं है? तो देखो, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई 3 लाख गए, ये देखो, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 3 लाख गए, बदले में 1 लाख, 1,10,000 और 1,40,000, टोटल पैसा मिला 3,50,000। ओके, फायदा है, सेलेक्ट कर लें क्या, ऐसा कर लें क्या? नहीं। कारण क्या है? ये 1 लाख अलग समय पे है, ये 1,10,000 अलग समय पे है, ये 1,40,000 अलग समय पे है, और ये जो है ये क्या है, अलग समय पे है। हम क्या मानते हैं कि पैसे की वैल्यू समय के साथ चेंज होती है। रीजन है भाई 10% इंटरेस्ट है,
तो 1 साल बाद आपको 1 लाख रुपए मिले या आज उसकी क्या वैल्यू मिले तो भी वो 1 लाख के बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, 1 लाख में से ब्याज का अगर हटा दो डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 1, तो ये हो जाएगा आपका 90909। 90,909 रुपये आपको आज दे दिए जाए या 1 साल बाद 1 लाख रुपए दिए जाए, दोनों बराबर है अगर 10% हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो। क्यों? क्योंकि 90,909 रुपये अगर आज आपको कोई दे देगा तो आप उसको इन्वेस्ट करोगे तो वो वैसे ही 1 साल बाद जो वो 1 लाख बन जाएंगे। हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो 1,10,000 है इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। उन्होंने कहा सिंपल सा सेम एज इट इज रखो कि 1 लाख रुपए ये और 2 साल का ब्याज इसमें से हटाना है, तो 1.10 पावर 2, 1,10,000 और डिवाइड बाय 1.1 की पावर 2। ये आपका बनता है 90909। 1,40,000 ये जो है ये 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3 साल का ब्याज है तो डिवाइड बाय 3, तो हम क्या कर देंगे 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1.1, 1,1,2,3, 1,05,184 रुपये। तो ये अगर बिजनेस करेंगे ना तो 3 लाख रुपए तो लगाएंगे, बदले में आएंगे कितने, 90,90,9 प्लस 90,90,9 प्लस 1,05,184 रुपये। आपको बदले में जो वो मिलेंगे कितने, 2,87,002 रुपये। तो 3 लाख रुपए लगा के 3 लाख रुपए लगा के अगर आपको 2,87,002 रुपये मिले तो आपको नुकसान पड़ेगा 12,998 रुपये का। क्लियर है? तो क्या बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो कोई भी आंसर दे देगा। समझ पा रहे हो बात? तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि हमारी यहाँ पर एफएम के अंदर जो कैलकुलेशन इस तरीके से होगी, यहाँ पर हम जो कैलकुलेशन इस तरीके से करेंगे। समझ आ रही है बात? क्लियर है? इस वजह से हम क्या करते हैं, अब सर ये आपने इतना सारा चार्ट बनाया, ये क्यों बनाया, समझिएगा। देखो, सिंगल कैश फ्लो है, एक बार जमा करवाया, एक बार पैसा विड्रॉ किया, कोई भी जो है वो आपको चिंता करने की बात ही नहीं है। आपको जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हो आप सिंपल तरीके से। जैसे कि 1 लाख रुपए जमा करवाए, 3 साल बाद कितने होंगे, तो आप क्या कहोगे, मिश्र धन बराबर या फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या करोगे, मूलधन प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴ या फिर मूलधन बराबर क्या कर दोगे, मिश्र धन भाग 1 + दर की घात समय। क्लियर है? सिंगल कैश फ्लो में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। मल्टीपल कैश फ्लो में देखो दो चीजें बनती है, डेफिनेट पीरियड और इनफाइनाइट पीरियड। सर इनफाइनाइट पीरियड का मतलब तो हो गया अनंत काल, तो ऐसा कोई कैश फ्लो होते हैं जिसके अंदर अनंत काल तक चलते हैं। इंश्योरेंस के अंदर जैसे कि भाई आप 5 साल ये पैसा भरो, उसके बाद जब तक आप जियोगे तब तक आपको हर महीने इतना पैसा मिलेगा, तो वो क्या है, इनफाइनाइट पीरियड। अब उसके अंदर कितने साल जियोगे ये कोई तय नहीं है। क्या उसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, देखते हैं अभी। क्लियर है भाई? कभी कभी आपको लगता होगा कि जैसे ये इंश्योरेंस कंपनी वाले कह रहे हैं कि भाई हम इतना इतना पैसा जो आपको आजीवन देंगे, तब तो फिर उनको तो नुकसान ही होता होगा अगर कोई लंबा जी ले तो उनकी किस तरीके से कैलकुलेशन होती है वो भी देखेंगे। डेफिनाइट पीरियड आपको पता है 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, इस तरीके का। इसमें दो चीजें होती है कि भाई अगर पीरियड जो फिक्स है और अगर अमाउंट जो है वो और उनका इंटरवल जो है वो बराबर है। जैसे कि आपकी मासिक किस्त, जैसे गाड़ी है ली है और उसको आपने क्या किया, मंथली जो है वो किस्त बंधा रखी है। तो जैसे 3 तारीख को आती है तो इस महीने की 3 से वापस कब आएगी, नेक्स्ट महीने की 3, उससे अगले महीने की 3, उससे अगले महीने की 3, उससे अगले महीने की 3। तो हर दो इंस्टॉलमेंट के बीच जो गैप होगा वो क्या होगा, 1 महीना होगा। तो क्या होगा, इक्वल इंटरवल।
और अमाउंट जो है जैसे 15,000 की किस्त आएगी तो 15,000 की आएगी। अगर अमाउंट इक्वल आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, एन्युटी कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एन्युटी क्या है, कि अगर इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल के हिसाब से कुछ डिफरेंट डेफिनेट पीरियड के लिए फिक्स निश्चित काल के लिए चलता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एन्युटी कहते हैं। जैसे आपकी यहाँ पर एग्जांपल आ जाएगा गाड़ी की किस्त, घर की किस्त वगैरह, ये जो भी है वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी। क्लियर? इसको अपने को पूरा का पूरा अलग से सेपरेट जो वो पढ़ना होगा। इनफाइनाइट पीरियड, इनफाइनाइट पीरियड के अंदर अगर उसकी जो आजीवन हम जैसे जो पैसा दिया जा रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू उसकी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तो आप सीधा क्रॉस लगा दीजिए कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अब इसकी सबसे पहले अपन जो इनफाइनाइट पीरियड है या इसको जो है इसको अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो है वो छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। इनफाइनाइट पीरियड, इनफाइनाइट पीरियड, अब समझिएगा दो चीजें हो सकती है इसमें। कांस्टेंट अमाउंट, कांस्टेंट अमाउंट विथ फिक्स ग्रोथ रेट। समझिएगा कांस्टेंट अमाउंट कैसे, ये समझिएगा पहले। जैसे हमने आपसे पूछा कि भाई आपको जो है वो जब जॉब लग जाएगी तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। आपने कहा कि हमारी जो सैलरी रहेगी वो 12 लाख रुपए रहेगी पूरे साल की। ठीक है, अपन ये मानते हैं कि भाई सैलरी मान लीजिए कि आपको हर साल के अंत में दी जाएगी, 12 लाख रुपए जो वो दी जाएगी। क्लियर? हर साल के अंत में 12-12 लाख रुपए देंगे। कब तक देंगे? उन्होंने कहा जब तक जियोगे तब तक देंगे। ये 12-12 लाख रुपए जो है वो कब तक देंगे? जब तक आप जिएंगे तब तक जो ये पैसा 12-12 लाख रुपए देंगे। उन्होंने कहा या इसके बजाय आपके पास एक और ऑप्शन भी है, या इसके बजाय आप ये जो 1,20,000 रुपए हर साल, ये क्या है, एट एवरी ईयर एंड, कि पूरे साल जो है वो 12 लाख रुपए हर साल के अंत में आ जाइएगा, 12 लाख रुपए लेके चले जाइएगा। या फिर आपको एक काम करते हैं, 1,20,00,000 रुपए जो वो दे देते हैं, एक बार ही देंगे। ये कब देंगे हम आपको? एक बार देंगे और बस, एक बार देंगे और बात खत्म। आप ये वाला ऑप्शन पसंद करेंगे या ये वाला ऑप्शन पसंद करेंगे? भाई आपको कहा कि आपको पढ़ाना है आजीवन, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसके बदले में पेमेंट आप दो तरीके से ले सकते हैं। आप एक तो चाहे तो हर साल के अंत में आइएगा और 12 लाख रुपए जो वो लेके जाइएगा, हम आपको जो 12 लाख रुपए दे देंगे। या फिर आज जिस दिन ज्वाइन किया है ना उसी दिन 1,20,00,000 रुपए का जो है वो बड़ा सा सूटकेस भरिए, ये लेके घर पे चले जाइए। अब जो है वो आप पूरे जीवन भर पढ़ाइएगा लेकिन पैसा अब और कुछ भी नहीं मिलेगा। आप इन दोनों में से ऑप्शन जो है वो कौन सा सेलेक्ट करते हैं, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? कौन सा सेलेक्ट करते हैं भाई? ऑप्शन ए। ठीक भाई, बाकी का भाई जो भी है, जिनके पास भी कंप्यूटर है उसको वो क्लास को डेस्कटॉप में ही देखे। मैं याद से इसको जो है वो ऑन कर दूंगा डेस्कटॉप व्यू, तो वहां से देखोगे तो आपको
मोटिवेशन वगैरह छोड़िए, वो नहीं है अपन, जो बिल्कुल बात कर रहे हैं पैसे से। पैसे यहाँ पे पैसा ही मोटिवेशन है। क्लियर है भाई? ऑप्शन ए में जो ज्यादा वोट मिल रहे हैं। देखो ऐसा है कि सबसे पहले जो आप जाइएगा बैंक के पास। किसके पास? बैंक के पास। और बैंक को पूछेगा कि बैंक बता तेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बता तेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो क्या है। मान लीजिए बैंक ने कहा कि हम जो है वो क्या करते हैं, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। मान लीजिए उसने कहा बैंक ने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, या कह सकता है बैंक कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, या बैंक कह सकता है कि भाई हम 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग हम 10 साल के अंदर पैसा जो वो 1,20,1,20,00,000 कवर कर लेंगे। अब समझिएगा, मान लीजिए बैंक ने कहा है कि भाई 12% हम ब्याज देते हैं। समझिएगा, मान लीजिए बैंक ने कहा है कि 12% ब्याज देते हैं। इससे इनसे ये 1,20,00,000 रुपए लेके आप बैंक में जमा कर दोगे। बैंक क्या करेगी? आपको हर साल ब्याज देगी। क्लियर है? हर साल 1,20,00,000 पे 12% के हिसाब से उसका कितना पैसा बनेगा? 1,20,00,000 पे 12% के हिसाब से हर साल उसका कितना पैसा मिलेगा? हम्म। अब देखो कितना बनेगा, 1,20,00,000 इंटू 0.12। हर साल जो है वो कितना दे सकता है बैंक? ब्याज कितना बनेगा बैंक का? 14,40,000। अगर बैंक जो है वो कह देती है कि भाई नहीं, हम जो है वो 10% ही ब्याज जो है वो देते हैं। बैंक ने कहा कि हम जो है वो 10% ब्याज देते हैं, तो बैंक कितना ब्याज देगी हर साल? 1,00,000, सॉरी 12,00,000। कितना ब्याज देगी? 12,00,000। अगर 1,20,00,000 है और बैंक ने कहा कि हम तो भाई सिर्फ 8% ही ब्याज देते हैं, तो कितना हो जाएगा? इंटू 0.08, 9,60,000। समझ पा रहे हो बात? तो अब आपका आंसर क्या होगा? आप कहोगे कि सर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, बैंक जो है वो 10% ब्याज देती है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे हमें 12,00,000 रुपए हर साल के अंत में दे, या फिर 1,20,00,000 रुपए जो हर साल दे। हमने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा 1,20,00,000 अगर वो हमें देंगे, और अगर 10% बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम 1,20,00,000 जो है उसको बैंक में जमा करवाएंगे, तो 10% के हिसाब से हर साल जो हमें क्या मिल जाएंगे? 12,00,000 रुपए मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ भी मिल रहे हैं 12,00,000, यहाँ भी मिल रहे हैं। हर साल के अंत में 12,00,000 ब्याज का मिलेगा। ब्याज ब्याज निकालते जाओ, बाकी जो प्रिंसिपल रहने दो, दूसरे साल फिर 12,00,000 मिलेंगे, फिर 12,00,000 मिलेंगे, फिर 12,00,000 मिलेंगे। कब तक मिलेंगे? जब तक 1,20,00,000 रुपए आपके बैंक में रहेंगे। जो कब तक रखोगे आप? आजीवन रखोगे, तो यह भी आजीवन मिलेंगे, यहाँ भी आजीवन मिलेंगे। अगर रेट 10% से कुछ भी ज्यादा है, तो उस केस के अंदर ये वाला ऑप्शन जो है वो ज्यादा प्रेफर है। अगर रेट जो है वो 10% से ज्यादा है, जैसे 12% है, तो ये पैसा लेके जमा करवा दीजिएगा। टोटल आपको हर साल जो 14,40,000 मिलेंगे, और यहाँ सिर्फ 12,00,000 मिलते हैं। तो 10% से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो ऑप्शन बी बढ़िया है। अगर 10% से रेट कम है, तो उस केस के अंदर ऑप्शन ये वाला अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर साल 12,00,000 मिल रहे हैं, और यहाँ ब्याज का कितना मिल रहा है? 9,60,000 ही मिल रहा है। तो आपके लिए ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, अगर रेट जो है वो कितने से 10% से कम है, तो उस केस के अंदर। और अगर रेट 10% है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका ये वाला है या ये वाला है। अब हमने कहा कि यार इसका कुछ जुगाड़ तो बैठा दो। अगर ऐसा हो कि भाई ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो हमारे पास कुछ जो पता करने का तरीका होना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो, रेट का मतलब क्या है? जैसे 10% रेट है, मतलब कि 100 रुपए पे 10 रुपए का ब्याज बनता है।
तो हर साल अगर आपको 12 लाख रुपए चाहिए, अगर आपको हर साल 12 लाख रुपए चाहिए, तो आपको पैसा कितना जमा करवाना होगा बैंक के अंदर कि 10 रुपए कमाने के लिए आपको 100 रुपए जमा करवाने पड़ते हैं, तो 12 लाख के लिए कितना जमा करवाना पड़ेगा? तो आप कहोगे 12 लाख डिवाइडेड बाय 10 बट इंटू, जो कि आपका आ रहा है 1 करोड़ 20 लाख। समझ पा रहे बात? तो आजीवन जो परपेचुटी होती है, इसे परपेचुटी कहा जाता है। जब पैसा आजीवन मिले तो उस केस के अंदर हम उसे क्या कहते हैं? परपेचुटी कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? परपेचुटी। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब उसके आज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट परपेचुटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? कि जो भी आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है डिवाइडेड बाय आप क्या कर दीजिए? रेट कर दीजिए। क्लियर? क्लियर है? ये बात समझ आई आपको? अब हमने कहा कि एक काम करो, आपको दो ऑप्शन देते हैं, या तो हर साल के अंत में 12 लाख रुपए, और ये जो 12 लाख रुपए हैं, 12 लाख रुपए हर साल के, या इसे कह सकते हो पहले साल के अंत में एवं बारह लाख में हर साल 3% वृद्धि करके इस अमाउंट में, और 12 लाख मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, अब ऑप्शन उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा देखो पहले साल के अंत में तो 12 लाख ले लेना, ठीक है, फिर जो है वो हर साल के अंत में जब आओगे ना, तो हम इस 12 लाख में कुछ आपको पैसा बढ़ा के देंगे। हमने कहा कितना? तो उन्होंने कहा 12 लाख में 3% बढ़ा के देंगे। हमने कहा अच्छा, मतलब पहले साल के अंत में 12 लाख और दूसरे साल के अंत में 12 लाख प्लस 3%। उन्होंने कहा ठीक है। हमने कहा फिर जो है वो, ये तो पहले साल के अंत में 12 लाख हो गए, दूसरे साल के अंत में 12 लाख प्लस 3%, तीसरे साल के अंत में उन्होंने कहा 12 लाख प्लस 3% प्लस 3%, उसके बाद में उन्होंने कहा 12 लाख प्लस 3% प्लस 3% प्लस 3%, मतलब कि हर साल जो वो हम क्या करेंगे, आपके जो अमाउंट है उसके अंदर जो वो 3%, हर साल जो हम अमाउंट के अंदर क्या करेंगे 3%। पहले साल के अंत में हम हर साल हम हर साल 3% की वृद्धि करेंगे। क्लियर है? या फिर आप क्या करो, एक आपके पास और दूसरा ऑप्शन भी देते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है दे दीजिए। उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप जो है वो 1 करोड़ 50 लाख रुपए जो है वो लेके यहाँ से जाइएगा, और शकल ही मत दिखाइएगा वापस। क्लियर है? अब आप पूछोगे कि सर बैंक वाले क्या कह रहे हैं? बैंक वालों के पास गए, बैंक वालों ने कहा कि, बैंक ने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपकी 11%। कौन सा ऑप्शन जो है वो पसंद करोगे?
भाई अब कौन सा ऑप्शन पसंद करोगे? तो सर अब कैसे पता करें? देखो कुछ भी नहीं, सिंपल सा ही है। देखो सिंपल सा कैसे कि भाई यहाँ जो है वो क्या होगा आपका, इसको कहते हैं ग्रोइंग परपेचुइटी। तो क्या कहते हैं? ग्रोइंग परपेचुइटी। परपेचुइटी का मतलब तो है कि आजीवन जो पैसा मिलना, उसे हम क्या कहते हैं? परपेचुइटी। और वो भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो उस केस के अंदर हम कैसे पता करते हैं? उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ रेट। सर कैसे, मतलब समझाइए। देखो इंस्टॉलमेंट उन्होंने क्या कहा कि पहले साल के अंत में कितना देंगे? 12 लाख देंगे। हमने कहा ठीक है। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मार्केट में? 10%, 11%। 11% मतलब कि 11/100, या फिर इसे मैं सीधा 0.11 भी लिख सकता हूँ। और ग्रोथ कितनी बोल रहा है वो? 3%, मतलब कि 3/100 या 0.03 बोल सकते हैं इसको। क्लियर? तो ये कितना बनेगा? 12 लाख डिवाइडेड बाय 0.08। ये इसकी वैल्यू आ रही है। एग्जैक्ट 1.5 करोड़ आ रही है। तो इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करो। समझिएगा सर हम कैसे भरोसा कर लें। जैसे आपने क्या कर लिया, ये 1.5 करोड़ जो है वो उनसे ले लिया। क्लियर है? ये आपने उनसे 1.5 करोड़ रुपए जो वो ले लिए इनसे। क्लियर? ब्याज कितना बनेगा पहले साल का? 11% के हिसाब से 1.5 लाख 11%। अब क्या ब्याज बनेगा? 16,50,000 रुपये। 16,50,000 रुपये। ठीक है। आपको क्या कहा था कि पहले साल के अंत में कितना देंगे? 12 लाख। तो इसमें से 12 लाख जो आप विड्रॉ कर लीजिए। पहले साल 12 लाख का कहा था, 12 लाख विड्रॉ कर लीजिए। बाकी कितने बचे एक्स्ट्रा? 4.5 लाख। ये 4.5 लाख वापस जमा करवा दीजिए। तो आपके पैसे कितने हो गए? 1.5 करोड़ तो आपके पहले से थे, और उसके अलावा आपने 4.5 लाख रुपए और जमा करवा दिए। तो आपका पैसा हो गया 1,54,000, सॉरी 1,54,00,000 और 50,000। 1,54,50,000। क्लियर है? फिर इसमें 11% जो वो आपका ले लीजिए। ब्याज मिलेगा आपको 154, 50 सॉरी 50,000 2.11, आपका बनेगा 169,995,50। 16,99,500 दूसरे साल के अंत में उन्होंने कितना के लेने को कहा था? उन्होंने कहा था कि 12 लाख में हम 3% बढ़ा के देंगे। तो 12 लाख प्लस 3% कितना हो गया? 12,36,000 रुपये ले लीजिए। बाकी कितने पैसे बचे? 12,36,000 में से 16,99,500 हटा दो, तो आपके कितने बचे? 4,63,500। तो आपके जो है वो यहाँ कितने हो जाएंगे? 1,54,50,000। सर क्या कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी बताते हैं देखो। प्लस 4,63,500। समझिएगा, क्या आप ये मानते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर अगर 10% से वृद्धि होगी तो ब्याज में भी 10% से वृद्धि होगी? भाई 100 रुपए पे 10% के हिसाब से मान लीजिए 10 रुपए ब्याज बनता है, तो 100 की जगह डबल कर दोगे तो ब्याज कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 100 को ट्रिपल कर दोगे तो ब्याज कितना हो जाएगा? ट्रिपल कर दोगे। 100 में 10% बढ़ाओगे तो ब्याज कितने परसेंट से बढ़ेगा? 10% से बढ़ेगा। समझ पा रहे बात? भाई 100 पे अगर 10 रुपए है तो 110 पे कितना होगा? 11 रुपए होगा। तो 100 पे 10% बढ़ा है, तो यहाँ पर 10 पे 1% बढ़ा है।
प्रिंसिपल अमाउंट में जितना इंक्रीज होगा उतना आपका ब्याज में कांस्टेंट जो वो इंक्रीज होगा। तो आपको चेक क्या करना है कि क्या आपके प्रिंसिपल अमाउंट में 3% की वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट 3% से बढ़ रहा है मतलब कि आपका ब्याज जो वो 3% से कंटिन्यू बढ़ेगा। तो समझिएगा पहले साल कितना बढ़ा है, 1.5 करोड़ पे कितना बढ़ा है, 4.5 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट जो बढ़ा है, ये जो वो आपने और जमा की है। तो कितना बढ़ा है, डिवाइडेड बाय 1,50,00,000 कितना हो गया, 4.5 लाख डिवाइडेड बाय, ये आता है आपका 3%। नेक्स्ट ईयर कितना बढ़ा है देखो, 4,63,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। आपका पहला इन्वेस्टमेंट कितना था, 1,54,50,000। तो कितना हो गया, 4,63,500 डिवाइडेड बाय 1,54, ये बढ़ा है 3%। अगर आपका प्रिंसिपल 3% से बढ़ेगा तो ब्याज जो वो 3% से बढ़ेगा। और इस तरीके से आपके हमेशा ही क्या बढ़ते रहेंगे, 3-3% से बढ़ते रहेंगे। तो उस वजह से हम जब क्या कहते हैं, ग्रोइंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी होती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी जो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय रेट माइनस ग्रोथ। एक मेरा क्वेश्चन है कि ये जो परपेचुइटी का जो ये फॉर्मूला बना है, इसके जैसे के जैसे फॉर्मूले किसके होंगे, इस परपेचुइटी के जैसे फॉर्मूले किसके होंगे, आपको सोच के जवाब देना है। इस परपेचुइटी के जैसे फॉर्मूले किसके होने चाहिए, इक्विटी के, प्रेफरेंस के, डिबेंचर के, या लोन के। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सोच के जवाब दीजिए आराम से। अरे बोलो भाई, इक्विटी के, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि इक्विटी जो वो बाय बैक नहीं करते, मतलब कि नॉर्मली वो लंबे समय तक बिजनेस जो गोइंग कंसर्न में हम क्या मानते हैं, सतत चलता रहेगा। तो इक्विटी को भी सतत चलाएंगे, मतलब कि आजीवन जो वो चलाएंगे। इस वजह से इक्विटी के फॉर्मूले जो वो इसके जैसे जैसे होते हैं। सर हम कैसे मान लें, अब फॉर्मूले देखोगे, जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे तो इक्विटी की अर्जेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं D1/KE-D, या फिर हम लिखते हैं P0 = E1/KE-D। ये फॉर्मूला कहाँ से आए, ये यहाँ से है। समझ पा रहे हो बात, कि ये जो डिविडेंड आपको देंगे और अगर डिविडेंड में जो कुछ ग्रोथ कर रहे हैं तो उन सब की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वो आज शेयर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये डिविडेंड अप्रोच। और ये कुछ कहते हैं भाई सिर्फ डिविडेंड ही जो शेयर की वैल्यू जो डिसाइड करते हैं, इस वजह से वो डिविडेंड को कंसीडर करते हैं। और कुछ जो कहते हैं कि अर्निंग जो है वो टोटल शेयर पे कितना पैसा कमाया उसमें से बांटो चाहे मत बांटो, वो टोटल जो पैसा
वैल्यू जो डिसाइड करता है, तो वो आप वो क्या कहेंगे, E1 डिवाइडेड बाय KE माइनस जी। तो ये फॉर्मूले कहाँ से बने, ग्रोइंग परपेचुइटी से। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, क्लियर है? क्लियर है भाई यहाँ तक का? आगे बढ़े यहाँ से। क्लियर है भाई? अब जो है आता है एन्युटी। एन्युटी का मतलब क्या है, डिफाइंड पीरियड है, समय तय है, और इक्वल अमाउंट है, और इक्वल इंटरवल। देखो, इसका अलग से पढ़ने का कारण एन्युटी को सिर्फ इतना है कि इसके अंदर जो हम क्या कर सकते हैं, कुछ शॉर्टकट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे समझिए, एन्युटी जो है वो दो तरीके की होती है। एन्युटी एट बिगिनिंग या एन्युटी एट एंड। समझिएगा, एन्युटी एट बिगिनिंग का मतलब क्या है भाई, कैलकुलेटर किस किस के पास है, पहली किस्त आधी, पहली किस्त फर्स्ट पीरियड के एंड पर। समझिएगा, जैसे एक तो मैं आपको कहूं कि मैं आज से आपको 3 किस्तें दूंगा, एक तो आज ही 1 लाख रुपए पकड़ो। उन्होंने कहा ठीक है। एक पहले साल के अंत में पकड़ो, और एक दूसरे साल के अंत में जो 1 लाख रुपए पकड़ लेना। या फिर मैंने कहा कि 3 ऑप्शन है आपके पास, 1, 2 और 3। 1,02,000 जो है वो पहले साल के अंत में पकड़ो, 1,02,000 दूसरे साल के अंत में पकड़ो, और 1,02,000 तीसरे साल के अंत में पकड़ो। मैंने कहा इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। रेट आपको बता देते हैं। रेट जो है वो 10% है। तो भाई बताओ कि आप जो है वो कौन सा पसंद करोगे, ये वाला या ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। कैलकुलेट करो भाई, ट्राई करो, गलत करो सही करो, जैसा भी करो।
सेकंड ये वाला, देखो इसमें समस्या क्या है, ये अलग अलग समय पे पैसा पड़ा है, यहाँ पर भी जो पैसा अलग अलग समय पे पड़ा है, तो हम कैसे कंपेयर करें? तो इनको सबको एक समय पे लाना होगा, या तो सबके आज की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, या सबके दूसरे साल के अंत की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, सबके पहले साल के अंत की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, कभी भी करो लेकिन एक समय पे लाओ। तो हम नॉर्मली जैसे, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, क्या करें हम, जैसे सब अमाउंट्स के आज की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, सब अमाउंट्स के आज की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर दें। कैसे? इस वाले केस के अंदर बात करें तो क्या है, 0 1 2, ये जो है 1 लाख, ये तो आज की वैल्यू है, जीरो का मतलब ये तो आज की वैल्यू है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, आज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.1, ये जो है इसके लिए क्या करेंगे, 1 लाख दूसरे साल के अंत में एक बार भाग दोगे तो पहले साल के अंत में आएगा, फिर दूसरी बार दोगे तो ये आज की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया 90 90 9, और ये हो गया 82644। क्लियर है? तो इनकी वैल्यू क्या हो गई टोटल, 1 लाख प्लस 90 90 9 प्लस 82644, ये हो गया आपका 2,73,553। ये सब की आज की वैल्यू जो 2,73,553 रुपये। क्लियर है? या फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या है, कि आपको पहले साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में और तीसरे साल के अंत, 1 लाख 2 हजार, 1 लाख 2 हजार और 1 लाख 2 हजार, पहले साल के अंत में इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, इन सब के आज की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे, पहले साल के अंत में जो है वो कितना है, 1 लाख 2 हजार डिवाइडेड बाय 1.1, दूसरे साल के अंत में उसमें क्या करोगे, 1 लाख 2 हजार डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 2, और तीसरे साल के अंत में उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 लाख 2 हजार डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3। 92727 84297 76634, टोटल पैसा बनेगा 2,53,658 रुपये। ऑप्शन कौन सा अच्छा है भाई? ऑप्शन पहला अच्छा है, यहाँ 2,73,553 रुपये मिल रहे हैं, वहाँ 2,53,658 रुपये जो है वो मिल रहे हैं। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? क्या ये बात समझ आई क्या? एक बार इसको देख लीजिए भाई, इसमें शुरुआत में एन्युटी में थोड़ी बहुत हो सकता है कि आपको दिक्कत है, इस वजह से इसको आराम से ही चलने दीजिए। एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए ताकि वो डिस्कस कर लें। क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? समझ पा रहे हो बात यहाँ तक की?
ठीक है, देखिए इस वजह से इसको कई बार ऐसे लिखा जाता है। न्यूटिएट बिगिनिंग न्यूटिएट एंड, समझिएगा इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहली जो भी इंस्टॉलमेंट है डिवाइड बाय 1 करते हैं, दूसरी जो भी इंस्टॉलमेंट है उसमें डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर 1 करते हैं, तीसरी जो भी इंस्टॉलमेंट है उसमें क्या करते हैं 1 प्लस आर टू द पावर 3 करते हैं। ऐसा करते करते कहाँ तक जाते हैं, ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1, एन माइनस 1 तक। और यहाँ प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर 1, दूसरा इंस्टॉलमेंट ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर 2। ऐसा करते करते कहाँ तक जाते हैं, ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन तक। सर ये क्या लिखा है हमें समझ नहीं आया। बिल्कुल सिंपल, देखिए देखो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू जो कैलकुलेट की तो कैसे कैलकुलेट की, पहले इंस्टॉलमेंट 1 लाख, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड में 1 किया, क्यों, क्योंकि वो आज की ही वैल्यू थी। दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए हमने क्या किया, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 किया, क्लियर है। तीसरे इंस्टॉलमेंट के लिए क्या किया, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 2 किया, क्लियर है। तो अगर 3 इंस्टॉलमेंट है, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, एन का मतलब है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, क्लियर है। 3 इंस्टॉलमेंट है तो कहाँ तक गए, 2 तक गए। यहीं पर अगर एन्युटी एट एंड है तो पहली किस्त जो है वो कब है, पहले साल के अंत में है, तो उसके लिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, 1,02,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 1, तो ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर 1। दूसरी के लिए दूसरा, 3 किस्तें थी तो कहाँ तक पहुंचे, 3 तक, अगर 5 किस्तें होती तो कहाँ तक पहुंचते, 5 किस्तों तक पहुंचे थे। क्या ये चीज आपको समझ आई, क्या यहाँ तक की बात समझ आई। दूसरा, आप इसी को इस तरीके से भी कर सकते थे, 1 लाख 0 1 और आपने कहा कि सर डिसीजन लेने के लिए तो जरूरी है कि हम आज की वैल्यू कैलकुलेट करें, हमने कहा कि नहीं, हमको तो सबको सब पैसों को एक जगह पे लेके आना, चाहे 0 ईयर पे लाओ, 1 ईयर पे लाओ, 2 ईयर पे लाओ, 3 ईयर पे लाओ। आपने कहा कि सर 3 ईयर के एंड पे ले आए क्या सारों का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारों को 3rd ईयर के एंड पे ले आओ, ये जो है वो 3rd ईयर के एंड पे ले आओ, इसको भी ले आओ, इसको भी 3rd ईयर के एंड पे ले आओ, ये तो 3rd ईयर के एंड पे है ही, इसको भी 3rd ईयर के एंड पे ले आओ, इसको भी जो है 3rd ईयर के एंड पे ले आओ, और फिर भी कंपैरिजन जो वो कर सकते हो, तो भी आपका आंसर जो वो सेम ही आएगा। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा देखो यहाँ आप आज जो वो 1 लाख रुपए जमा करवा रहे हो, ठीक है, मान लीजिए जमा करवा रहे हो, तो उस केस के अंदर जो आपको ब्याज कितना मिलेगा, 1.10 पावर कितना, आज जमा करवा रहे हो मतलब पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का, तो की पावर 3। पहले साल के अंत में जो 1 लाख रुपए जमा करवा रहे हो, इसके ऊपर ब्याज कितना मिलेगा, 1 लाख इंटू 1.10 पावर, पहले साल के अंत में है मतलब कि पहले साल का ब्याज तो मिलेगा नहीं, दूसरे साल का और तीसरे साल का, कितने का, 2 साल का ब्याज मिलेगा। यहाँ कितना मिलेगा, 1 लाख
गुणा 1.1 की पावर 1। दूसरे साल के अंत में जो पैसा जमा करवाओगे उसमें सिर्फ तीसरे साल का ब्याज मिलेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ आ रही बात? तो कितना पैसा बनेगा यहाँ? ये हो जाएगा ब्याज मिला के 1,10,000 तीसरे साल के अंत में, ये हो जाएगा 1,21,000 और ये हो जाएगा 1,33,000। 3,64,100 ये पैसा बनेगा। यहीं पर अगर इस केस के अंदर कैलकुलेट करो, 1,02,000 तो जो वो तीसरे साल के अंत में है ही, तो उस 1,02,000 को तो आपको किसी से गुणा करने की जरूरत है नहीं, चाहो तो आप एक से कर सकते हो। जो आपने पहले साल के अंत में या दूसरे साल के अंत में जमा करवाया उस पर ब्याज कितने साल का मिलेगा? दूसरे साल के अंत में पैसा जमा करवाया मतलब कि एक साल का ब्याज मिलेगा, तो 1.1। और जो पहले साल के अंत में पैसा जमा करवाया उस पर कितने साल का ब्याज मिलेगा? एक साल का मिलेगा, तो 1,02,000 की पावर इंटू 1.1 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा ये? 1,02,000 1,12,200 और 1,26,420 रुपये। 3,37,620 रुपये। आप चाहो तो इससे कंपेयर कर सकते हो, चाहे आप उससे कंपेयर कर सकते हो। दोनों ही केस के अंदर ऑप्शन जो वो आपका पहला वाला फायदेमंद नजर आएगा। समझ पा रहे हो बात? क्लियर है? फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की तो उस केस के अंदर कैसे कैलकुलेट की? इस केस के अंदर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की, पहले इंस्टॉलमेंट क्योंकि आप आज ही जमा करवा रहे हो, फ्यूचर वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले सबसे अंत जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट होती है उसके बारे में सोचते हैं। लास्ट इंस्टॉलमेंट जो 3 साल की है तो दूसरे साल के अंत में करवाई जाएगी, मतलब उस पर भी जो है वो आपको एक ब्याज मिलेगा, तो उसको क्या करोगे? 1+r⁴ से गुणा करोगे। उससे पहले वाली को a इंटू 1+r⁴ से करोगे, और ऐसा करते करते कहाँ तक जाओगे? जैसे 3 इंस्टॉलमेंट थी तो कहाँ तक थे? 3 तक थे, तो कहाँ तक जाओगे? a इंटू 1+r⁴n तक पहुँचोगे। यहीं पर अगर इस वाले केस में बात करें, इस वाले केस में कैसे करेंगे? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एक इंस्टॉलमेंट, तो क्योंकि तीसरे साल के अंत में ही पड़ी है तो उसके ऊपर तो कुछ भी ब्याज मिलेगा नहीं, उससे पहले वाली पे a इंटू 1+r⁴ और ऐसा करते करते कहाँ तक जाओगे? a इंटू 1+r⁴ n-1 तक जो है वो जाओगे। 5 इंस्टॉलमेंट है तो कहाँ तक जाओगे? 4 तक, 3 है तो 2 तक, देखो 3 है तो 2 तक। क्लियर है? इतने तक का देख लीजिए एक बार, क्या ये यहाँ तक की बात समझ आई? और इसको लिख दीजिए आप। अभी एक बार जो है वो अपन इतना ही करते हैं, क्योंकि इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो तो फिर जो इस पे क्वेश्चन करेंगे। इसका कारण सिर्फ इतना है कि अगर आपने एफएम के अंदर ये वाला पोर्शन एक बार अच्छे से कर लिया तो यकीन मानिए मैं सारे जो फॉर्मूले हैं वो सिर्फ इतना बताना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला जो है वो इक्विटी जो है वो सतत चलता है, उतने में आप समझ जाओगे कि इसका फॉर्मूला जो है ये होना चाहिए। डिबेंचर जो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होते हैं, तो आप उतने में समझ जाओगे कि उसके लिए ये फॉर्मूला होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक के जो भी है बात की है उसको एक बार वापस ट्राई कीजिएगा, और कल जो है अपन इसके ऊपर और थोड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक आप जो कुछ क्वेश्चन जो वो ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन कहाँ से ट्राई कर सकते हो? आप गूगल पे लिखिएगा ICAI पॉस नॉलेज पोर्टल फाउंडेशन, उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं अच्छे से। वहाँ जाओगे तो आपको इसमें फाउंडेशन वाले पे क्लिक करोगे तो 4 बुक आएगी, जिसमें एक मैथ्स वाली जो बुक है उसमें चौथा या पांचवा चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसमें जो अच्छे खासे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वहां से आप जो वो क्या करिए कीजिएगा, इसके प्रैक्टिस जो कर लीजिएगा।
एक बार इसको देखिएगा यहाँ तक, आराम से देखिएगा। कुछ डाउट हो तो मुझे जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अभी जो अपन यहीं तक का डिस्कस करते हैं। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। थोड़ा-सा शुरुआत के अंदर ये लगता है कॉम्प्लिकेटेड, मैं भी मानता हूँ कि शुरुआत के अंदर ये हर स्टूडेंट को थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इतना है नहीं। और एक बार समझ लिया तो फिर पूरी एफएम जो है वो आपकी बिल्कुल सिंपल सी जो है वो क्लियर है।